चलिए, अजय ने कहा। वे दोनों एम्बुलेंस के आगे खड़ी पुलिस जीप में जा बैठे। उसमें पहले से ही मौजूद ड्राइवर इंस्पेक्टर पाल के आदेश पर पुलिस स्टेशन की ओर जीप ड्राइव करने लगा। अब तुम शुरू हो जाओ, इंस्पेक्टर पाल ने बगल में बैठे अजय से कहा। क्या मतलब? अजय ने जानबूझकर अज्ञानता प्रदर्शित करते हुए पूछा। मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो, इंस्पेक्टर शुष्क स्वर में बोला। यह मत समझना मैं तुम्हें नहीं जानता। थंडर का नियमित पाठक होने की वजह से तुम्हारे नाम और कारनामों से मैं बाखूबी वाकिफ हूँ, इसलिए तुम्हें हथकड़ियाँ नहीं लगवाई। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं है इस वजह से मैं तुम्हारे साथ फर्ज अदायगी में कोई रियायत बरतूंगा। नाउ कमान। आपकी साफ बात मुझे पसंद आई इंस्पेक्टर, अजय ने कहा, मगर मेरी समझ में नहीं आता आपने रणधीर जैसे भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार पुलिस अफसर की दखलंदाजी कैसे बर्दाश्त कर ली। सब नौकरशाही की मेहरबानी है, इंस्पेक्टर तलक लहजे में बोला। उसकी पहुंच और ताल्लुकात की वजह से सब उसे बर्दाश्त कर जाते हैं। दूसरों के काम में टांग अड़ाना उसकी आदत है। आजकल तो वैसे भी वह ऑफिशिएटिंग SHO है। खैर, इसे छोड़ो, तुम बताओ कि मृत लड़की का क्या किस्सा है। मृत लड़की का नाम विजय मेहता था। मालती मेहरा उसका निश्चित रूप से छद्म नाम था। अजय ने अपने ढंग से सुनाना आरंभ किया। और सुरेश कोचर यानी सूट और बैंत वाला आदमी वह आदमी है जिसे मैं तलाश करता रहा हूँ और जिसके बारे में मुझे चेतावनी दी गई थी। यह भी सच है कि मैंने छुट्टियां गुजारने यहाँ आना था, मगर अपने एक दोस्त की वजह से खामखां बखड़े में फंस गया। हुआ यह कि मेरा वह दोस्त विजया के बाप का दोस्त है। मेरे उस दोस्त से यह जानने के बाद कि मैं यहाँ अपने आने वाला था, विजया का बाप उसे साथ लेकर मेरे पास पहुँचा और मुझसे प्रार्थना की कि अपने विशालगढ़ प्रवास के दौरान मैं उसकी बेटी की हिफाजत करूं। बकौल विजय के बाप, विजय को जिस आदमी के से खतरा था उसका हुलिया सुरेश कोचर पर पूरी तरह फिट बैठता है। वह ड्रग पुशर है और इसी वजह से उसका विजय पर इतना भारी प्रभाव रह चुका है कि वह एक प्रकार से उसकी गुलामी थी। फिर विजय ने स्वयं को उससे मुक्त कर लिया। ड्रग लेने की अपनी लत छोड़ने के लिए इलाज करा और उस लत से वक्ती तौर पर निजात पा गई। फिर वह जब उसे लगा उसका जिस्म फिर से नशे की मांग करने लगा था तो वह बुरी तरह घबराई और घर से भागकर यहाँ आ गई। उसके बाप को जब पता चला तो वह बेहद घबरा गया। उसे डर था वही ड्रग पुशर विजय को ढूंढकर फिर से उसे या तो नशे की गुलाम बना देगा या खुदकशी करने पर मजबूर कर देगा या फिर उसे किसी और खतरनाक अंजाम पर पहुंचा देगा। उसने तनिक रुककर जेब से पैकेट निकालकर सिगरेट ऑफर की और इंस्पेक्टर द्वारा इनकार कर दिए जाने पर स्वयं एक सिगरेट सुलगाने के बाद बोला, विजय के बाप की आशंका सच निकली। सुरेश कोचर ही यही पहुंचा था। उसने कल इंस्पेक्टर रणधीर से संपर्क स्थापित किया और पूछा, गुलाबी बाग के इलाके में कोई लड़की ड्रग कहाँ से हासिल कर सकती है। फिर किसी तरह वह पता लगाने में कामयाब हो गया। विजय कहाँ रह रही थी। अंतिम वाक्य अजय ने जानबूझकर क्षुब्ध स्वर में बोला था। इंस्पेक्टर कुछ देर खामोश बैठा सोचता रहा। उसके चेहरे पर गहन उलझनपूर्ण भाव दृष्टिगोचर हो रहे थे। तुम्हें कैसे पता कोचर ने रणधीर को कांटेक्ट किया था?
अंत में उसने पूछा। रणधीर ने ही बताया था, मैं भी उससे यही पूछने गया था, गुलाबी बाग में ड्रग का धंधा करने वालों तक कैसे पहुंचा जा सकता है। दरअसल मैं इस तरह उस ड्रग पुशर का पता लगाना चाहता था जो विजया को ड्रग सप्लाई कर रहा था और जिसका हुलिया विजय के बाप ने पहले ही मुझे बता दिया था। लेकिन रणधीर यह जानने के बाद कि एसपी हरबीर सिंह ने मुझे आपके पास भेजा था, डर गया और मुझे भगा दिया। लड़की का बाप जानता था कोचर यहाँ मौजूद है? मैं नहीं समझता वह जानता है, लेकिन उसे इस बात का डर जरूर था, कोचर उसकी बेटी के पीछे यहाँ पहुँच सकता था। हालांकि उसने डिटेल तो नहीं बताई, मगर उसे यह भी डर था कोचर की वजह से उसकी बेटी को कोई खौफनाक अंजाम हो सकता था। अजीब बात है, इंस्पेक्टर सुर में बोला। कम से कम मुझे तो देखने में नहीं लगता कोचर कोई इतना खौफनाक आदमी हो सकता है। अजय ने बेचैनी से पहलू बदला। सिर्फ शक्ल सूरत से किसी की असलियत नहीं जानी जा सकती इंस्पेक्टर, वह बोला। भोले भाली सूरत वाले अक्सर छिपे रुस्तम ही निकलते हैं और ड्रग्स का धंधा करने वालों के बारे में तो मेरा जाति तजुर्बा है, वे असली सूरत हराम होते हैं। अपनी सूरत से वे कतई वो नज़र नहीं आते जो कि असल में होते हैं। तुम समझते हो? अचानक इंस्पेक्टर ने पूछा। लड़की का खून कोचर ने किया था? किसी ने तो किया ही था, अजय ने गोलमोल जवाब दिया। हाँ, विजय के बाप जयनारायण मेहता को ऐसा डर जरूर था। ऐसा लगता था उस पर इस बात का भूत सा सवार था। उसने संकेत दिया था, कोचर ने एक बार उसकी बेटी की जान लेने की धमकी तक भी दे दी थी। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। बड़ा ही नाटकीय ऐसा मामला है। हर एक मर्डर केस में थोड़ी बहुत नाटकीयता जरूर होती है पाल साहब। अब ये बात अलग है वो कहाँ और किस शक्ल में होती है। जानता हूँ, इंस्पेक्टर ने कहा, मगर तुम शायद एक बात नहीं जानते। क्या? तुमने जो कहानी सुनाई वो आनन फानन में गढ़ी गई एक ऐसी कहानी लगती है मानो तुम अपने तरफ से हटाकर मेरा ध्यान किसी दूसरी तरफ खींचना चाहते हो। कैसे? सीधी सी बात है, रणधीर ने इस केस की तुमसे ताल्लुक रखती जो ढेर सारी बातें बता लगाई हैं, उनकी पुष्टि तुम्हारी कहानी से नहीं होती। अजय हंसा। नमकीन बैठ के खाइए, पेट भर गया बेचारी का। आप सोचते हैं विजय का खून मैंने किया था? सवाल मेरे सोचने का नहीं है। फिर सवाल यह है कि तथ्य क्या कहते हैं? अजय कुछ नहीं बोला। जीप पुलिस इंस्पेक्टर के प्रांगण में पहुंचकर रुक गई। दोनों नीचे उतरे। इंस्पेक्टर अपने ऑफिस की ओर चल दिया। अजय ने भी उनका अनुसरण किया। तभी टैक्सी वहां आ पहुंची। इंस्पेक्टर के ऑफिस में दाखिल होने से पहले अजय ने मुड़कर देखा तो आनंद राम के साथ लंबे लंबे डग भरता हुआ कोचर आता दिखाई दिया। ऑफिस में दाखिल होने के बाद इंस्पेक्टर डेस्क के पीछे अपनी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, बैठो विजय। अजय डेस्क के सम्मुख पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। तभी पांव पटक कर आता हुआ कोचर आनंद राम के सामने भीतर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर क्रोध एवं घबराहट के मिले जुले भाव थे। सांसें अव्यवस्थित थी और माथे पर पसीने की बूंदें नजर आ रही थी। वह सीधा डेस्क के सम्मुख पहुंचकर रुका और अपना एक हाथ डेस्क पर रखकर तनिक आगे झुक गया। आनंद राम डेस्क पे कुछ परे तत्परतापूर्वक खड़ा रहा। मैं पूछता हूँ, कोचर हाँफता हुआ सा बोला, मुजरिम की तरह मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? तशरीफ रखिए, इंस्पेक्टर शांत स्वर में बोला। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, प्लीज सिट डाउन। कोचर एक कुर्सी में गिर सा गया। वह आंखें बंद किए चंद अक्षण हाँफता रहा। जब आंखें खोली तो खड़ा ही हैरान और परेशान नजर आ रहा था।
माफ़ कीजिए, मुझे साक्ष्य लगा है। वह फंसी आवाज़ में धीरे से बोला। शुरू में तो चकरा सा गया था मैं। अब लड़की अगर वह विजय थी और अचानक खामोश हो गया। इंस्पेक्टर ने प्रश्नात्मक दृष्टि से उसे घूरा। अगर वह विजय थी, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? उसने पूछा। क्या तुमने उसे पहचाना नहीं था? कोचर ने अपनी पलकें झपकाई। दरअसल मैंने ध्यान से नहीं देखा था। वह अपनी थोड़ी जीभ हिलाकर मरी सी आवाज में बोला। वो बोला। जोर से कांपा और कुर्सी के हत्थे पर मजबूरी से हाथ थमा दिए। आप मेरी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं इंस्पेक्टर। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। ऐसे केसों में ज्यादातर आदमियों की ऐसी ही हालत होती है। अचानक इंस्पेक्टर का स्वर कठोर हो गया। अपने शिकारों की लाश देखना उन्हें अच्छा ही नहीं लगता? कोचर का चेहरा सफेद पड़ गया। आप समझते हैं? कुछ हकलाहट से बोला। मैंने मेरा मतलब है, आप मुझे वो नहीं, आप ऐसा नहीं सोच सकते। इंस्पेक्टर का चेहरा कठोर हो गया। वह कड़ी निगाहों से उसे घूर रहा था। क्यों नहीं सोच सकता? उसने सर्द लहजे में पूछा। कोचर का पहले से ही सफेद पड़ा चेहरा और ज्यादा सफेद हो गया और वह सिर से पांव तक कांप गया। ले, 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 लेकिन मैं तो विजय से मिलने वहां पहुंचा था। इससे साबित हो जाता है। ओह हे भगवान! आप समझते हैं, अगर मुझे पता होता उसका खून किया जा चुका है तो क्या मैं उससे मिलने जाता? बिल्कुल जा सकते थे, इंस्पेक्टर ने कहा। बहुत से खून इस किस्म के होते हैं कि वापस आकर अपना कारनामा देखने की उनमें प्रबल इच्छा होती है। इसके पीछे उनका असली मकसद किसी ऐसे सुराग की खोज करना होता है जिसे ये काम अंजाम देते वक्त उत्तेजित अवस्था में होने के कारण घटना स्थल पर छोड़ आए हो सकते हैं। सिख मौन के बाद लापरवाही से बोला। तुमने यह समझ बैठने की बेवकूफ़ी की हो सकती है। इस तरह तुम अपने लिए एलिबी जुटा लोगे। चुपचाप बैठा अजय मन ही मन मुस्कुरा। इंस्पेक्टर पाल वाकई कुशल और अनुभवी अफसर था। वह अच्छी तरह जानता था कि किस व्यक्ति से कब और कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस वक्त वह बस एक कठोर पुलिस अफसर ही नजर आ रहा था। कोचर ने अपनी कुर्सी से में बेचैनी से पहलू बदला। मेरा दिमाग ठीक नहीं है इंस्पेक्टर। वह रो देने वाले अंदाज में बोला। समझ में नहीं आता, आपको कैसे समझाऊं? इंस्पेक्टर ने डेस्क पर पड़ा राइटिंग पैड अपनी ओर खींच लिया और पेन स्टैंड से एक बाल पेन निकालते हुए पूछा। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? सुरेश कोचर। मैं सिर्फ मेरे सवालों का ही जवाब दो, इंस्पेक्टर पैड पर लिखता हुआ बोला। उम्र? 46 साल। पेशा? कमीशन एजेंट। पता? B27/7 14 8वां रास्ता खार मुंबई। यहाँ कहाँ ठहरे हो? रूम नंबर 48 होटल अंबर। तुम हथप्राण से परिचित थे? ऑफ कोर्स। आखिरी दफा तुमने कब उसे जीवित देखा था? महीनों हो गए। इन बातों से कुछ नहीं होगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इंस्पेक्टर। यहाँ तुम खास तौर से उसी से मिलने आए थे? हाँ, नहीं, खैर ऐसा ही समझ लीजिए। तुमने उससे मिलने की कोशिश की थी? हाँ। मुलाकात हुई? नहीं।
क्यों? मैं जानता ही नहीं था। वह कहाँ ठहरी हुई थी? तुम ऐसा ही कहोगे ना? हाँ हाँ हाँ, मैं जानता ही नहीं था वह कहाँ ठहरी हुई थी। इंस्पेक्टर ने उसे घूरा। तो फिर तुम उस अपार्टमेंट हाउस पर कैसे जा पहुंचे? आज उसी ने फोन पर अपना पता बताया था। उसने किस वक्त फोन किया था? फोन पर उसने मेरी बात नहीं हुई उससे। मैं उस वक्त अपने होटल में नहीं था। मुझे बाद में मैसेज मिला था, कोचर ने कहा, और अपनी जेब से कागज निकालकर उसकी तह खोलने के बाद बोला, उसका यह मैसेज होटल रिसेप्शनिस्ट द्वारा 10:18 पर नोट किया गया था। इंस्पेक्टर ने हाथ बढ़ाकर उससे वो कागज ले लिया। फिर अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डालने के बाद बोला, इस वक्त 2 बजने वाले हैं। यह मैसेज करीब 3:45 पहले दिया गया था। जी हाँ, लेकिन मुझे यह पौना घंटा पहले होटल पहुंचने पर ही मिला था। इंस्पेक्टर ने सर्द निगाहों से उसे घूरा। इससे कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा है? वह मैसेज पढ़ने के बाद कागज हिलाता हुआ बोला, लड़की ने तुमसे मिलने के लिए बुलाया था। फिर तुमने यह कैसे सोच लिया? फोन करने के करीब 3 घंटे बाद, यानी आधी रात गुजर जाने के बाद भी बेवक्त वह अपने अपार्टमेंट पर तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रही थी। कोचर स्वयं को काफी हद तक संयत कर चुका था। अ, उसका मैसेज पाकर मुझे ताज्जुब हुआ था। मुझे लगा कि जरूर कोई अर्जेंसी थी, इसलिए मैंने उससे मिलना ही बेहतर समझा। इंस्पेक्टर उपवासपूर्ण मुस्कुरा और इस कदर बेहतर समझा कि रात के करीब 1:30 बजे भी सीधे मिलने दौड़ चले गए। उसने पूछा, उस लड़की से जिससे तुम महीनों से नहीं मिले थे, तुमने पहले उसे फोन करके पूछना मुनासिब नहीं समझा? वह चाहती क्या थी? कोचर पगले झांकने लगा। नहीं, मैंने बस टैक्सी पकड़ी और सीधा जा पहुंचा, वह कठिन स्वर में बोला। क्यों? जवाब में कोचर बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया। तुम अपने होटल हाँ, बोलो बोलो। तुम अपने होटल किस वक्त वापस लौटे थे? इंस्पेक्टर ने पूछा। करीब 1:15 होगा। कहाँ से? क्या मतलब? 1:15 तक तुम कहाँ थे? कोचर ने चारों निगाहों से अजय की ओर देखा। मैं घूमने गया हुआ था। कहाँ? आप मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हैं इंस्पेक्टर? कोचर ने अधीरतापूर्वक पूछा। क्या मेरे लिए एलिबी पेश करना जरूरी है? हाँ, इंस्पेक्टर ने शर्त लहजे में कहा, अगर तुम खून के इल्जाम से बचना चाहते हो। खून का इल्जाम? कोचर चिल्लाया। हाँ, ये क्या मतलब है? भला मैंने अपनी भतीजी का खून क्यों करना था? इंस्पेक्टर और अजय बुरी तरह चौंके। उन्होंने तुरंत एक दूसरे को देखा, फिर दोनों अविश्वासपूर्वक कोचर को घूरने लगे। तुम्हारी भतीजी? इंस्पेक्टर ने सामान्य स्वर में पूछा। हाँ, मैं विजय मेहता का अंकल हूँ। इंस्पेक्टर ने यूं मुंह बना मानो एकाएक कोई निहायत बदमजा चीज उसके गले में आ फंसी थी। उसने बड़ी ही शिकायती निगाहों से अजय की ओर देखा। इस आदमी की इस लड़की से रिश्तेदारी का तुम्हारी मन गढ़ंत कहानी से क्या ताल्लुक है? उसने पूछा। इससे पहले कि अजय जवाब देता, कोचर उछलकर खड़ा हुआ और कड़वाहट भरे लहजे में बोला, मैं भी यही जानना चाहता हूँ। तुम कौन हो? और मुझ पर उंगली उठाकर मुझे इस झमेले में घसीटने का तुम्हें क्या 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 हक था?
अजय ने उसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता पाल साहब, वह पूर्णतः गंभीर स्वर में बोला। अलबत्ता मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उसने कोचर की ओर संकेत किया। यह झूठ बोल रहा है। यही वह आदमी है। इस पर तमाम हुलिया पूरी तरह फिट बैठता है। सहसा उसका स्वर कठोर हो गया। अगर यह भी मान लिया जाए कि हूबहू एक ही जैसे हुलिये वाले दो आदमी इस दुनिया में हैं, तो भी यह मानने के लिए मैं कतई तैयार नहीं हूँ कि वे दोनों एक ही वक्त में विशालगढ़ में मौजूद हैं और दोनों को ही विजया मेहता की तलाश है। संक्षिप्त मौन के बाद उसने कहा, अपने दिल में छुपे चोर की वजह से यह आदमी इस कदर चकरा गया है, अपने बचाव में कोई माकूल और वजनदार बात पेश नहीं कर पा रहा है। जो बेवकूफ़ाना झूठ इसने बोला है, उससे इसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। पूर्ववत खड़े कोचर की टांगें कांप